दिल्ली से आई ये दोनों तस्वीरें राजनीति के गिरते स्तर की तरफ इशारा कर रही हैं। एक तरफ दिल्ली नगर निगम लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है तो दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। दरअसल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में खेड़ा को भी पता नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। खेड़ा को हिरासत में लिए जाने के विरोध में बाकी कांग्रेस नेता भी नीचे उतरकर विमान के पास प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद असम पुलिस की एंट्री होती है और वो खेड़ा को गिरफ्तार करके ले जाती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के दिवंगत पिता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद खेड़ा के खिलाफ असम समेत यूपी के लखनऊ और कानपुर में भी केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। खेड़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश करने, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाने, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल असर डालने वाला बयान देने और मानहानि का आरोप है। कांग्रेस ने खेड़ा की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तानाशाही बताया है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने भी खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। खेड़ा की गिरफ्तारी पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों एफआईआर पर सुनवाई भी एक जगह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की हार के तौर पर देख रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फुजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ। एक घमासान एयरपोर्ट पर चल रहा था तो दूसरी जंग एमसीडी के सदन में चल रही थी। दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान बीजेपी और आप के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी और जमकर हाथापाई की। दरअसल जब वोटिंग हो रही थी तो पहले मेयर ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी। कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो खींचे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी ने इसे सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन बताया। बाद में मेयर ने फोन अंदर ले जाने पर रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी ने पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाने की मांग की। इसके बाद सदन में रात भर हंगामा चला। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आम आदमी पार्टी हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए, तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते। कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करें। हालांकि बीजेपी ने सदन में हुए हंगामे को आपकी साजिश बताया है। आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। वो इस चुनाव में हार के डर से इस तरह का हिंसा किए हैं और हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं। सवाल ये है कि आखिर राजनीति में हो क्या रहा है। राजनीति में एक दूसरे का विरोध करना एक बात है, लेकिन विरोध करते हुए राजनीति का स्तर गिराना कितना सही है। नेता सदन में हाथापाई करने से बाज नहीं आते। नेताओं को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। राजनीति में बयानबाजी का स्तर भी गिरता जा रहा है। किसके बारे में क्या और कितना कहना है, इसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। जितना विरोध आपत्तिजनक टिप्पणी का होना चाहिए, उतना ही बदले की भावना से की गई कार्रवाई का भी। क्या चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी? तो ये आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीर थी, जहां दिल्ली एमसीडी के अंदर मारपीट हो रही थी, बोतलें सेब फेंके जा रहे थे, लड़ाई करते करते थक गए,
सो गए, सुबह उठे तो फिर मारपीट, फिर इस तरीके के झगड़े। एक चित्र मैंने आपके सामने वो रखा। दूसरा दिल्ली के एयरपोर्ट में हुआ, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतारा, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको कोर्ट ले गए, उनकी अंतरिम जमानत हुई। मसला क्या था आपने पैकेज में विस्तार से सुना कि प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे, जिसको लेकर के ये बवाल हुआ। असम की पुलिस ने मामला दर्ज किया था और वहाँ से वो गिरफ्तारी के लिए आए थे। बातचीत आज इसी पे होगी कि राजनीति का ये जो चरित्र हमने देखा, जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी, क्या ये एक ऐसा दृश्य हमको दिख रहा है कि चुनाव आसन्न है इस वजह से है, या हमने राजनीति में इतना एग्रेशन ला दिया है कि एक दूसरे की आलोचना या समालोचना को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या हम हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, या आसन्न हार को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, या किसी मसले को दरकिनार करने की ये तमाम सारी प्रश्न खड़े होते हैं कि ये राजनीति में हम किस तरीके की अब स्थिति ले आए हैं कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, FIR, ये राज्य पुलिस। कुछ समय पहले एक दौर ये चला था जब बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, फिर वो कुछ समय के लिए ठंडा हुआ और अब ये फिर नज़ारा पिछले 2-3 दिनों से हमें देखने को मिल रहा। बातचीत आज इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका परिचय कराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में। आज बहुत दिन बाद क्या पहली बार मेरे साथ आप यहाँ पे आए? दूसरी बार आए। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, शिवम त्यागी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, ये जो आज का घटनाक्रम हुआ पवन खेड़ा वाला, ये क्या है? ये क्यों हुआ? क्या इतनी बड़ी बात थी जिसकी वजह से उनको जहाज से उतार के गिरफ्तार किया जाए? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देश में कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों से, जब से वो 2 बार लगातार जब चुनाव हार गई, तो उनके प्रवक्ता जिस तरीके से टीवी पे बैठ करके गाली गलौज, उनका मतलब हॉलमार्क है। एक आप ही के पेशे से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप ही के पेशे से एक प्रवक्ता आई हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता को कहते हैं नाली का कीड़ा। नाली का कीड़ा 1 बार नहीं 10 बार कहा। अब चूंकि वो तो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई समझदार नहीं व्यक्ति कुछ और भी बोल सकता था। तो ये जो पवन खेड़ा का जो विषय है, प्रधानमंत्री जी को पहले दिन से, क्योंकि वो ऐसे तबके से आते हैं जहां जो लोगों को पचता नहीं है, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा था, तो उन्होंने इतनी सारी गालियां दी, इतनी भद्दी बातें, मैं रिलीज दोबारा बोलना भी नहीं चाहता आपके चैनल पर। उन्होंने इसको कहा ठीक है भाई, तुम्हारी जनता इसका जवाब दी, और जनता ने जवाब 2 बार दिया, तो इसलिए इनका एक एग्रेशन बढ़ा। इस बार जो FIR हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया है, वो सोशल वर्कर है, कुछ लोग हैं जो मर्माहत हुए कि एक प्रधानमंत्री जी के, मैं तो कहता हूं किसी के भी दिवंगत पिता के बारे में ये बात नहीं की जा सकती है, और देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी के बारे में आप इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से स्टैंड बदला जा रहा है नीरज जी, कि पहले उन्होंने कहा गलती से हो गई, तो जब उन्होंने कहा तो ठहाके किस बात के लगे? फिर अगर ये गलती से थी तो सबके चेहरे पे आना चाहिए, सॉरी मिस्टेक से हो, माफी तो मांगी थी उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप उसको रिप्ले कर सकते हैं, ठहाके लगा रहे हैं, और वो क्या नाम लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आपका अधिकार है, चुटकुला भी बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लेकर के पिछले, मेरे हिसाब से अगर आप 2002 से मौत का सौदागर का जो स्टेटमेंट से शुरू हुआ है, तो आपको मतलब 2-4-5 पेज लिखना पड़ेगा, ऐसे शब्द है। और इस बार की जो घटना है, जनता ने इसका विरोध किया है, और FIR बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं करे, एक सोशल वर्कर ने कराया सामने। और जो FIR में जो सेक्शंस लगे हैं, उस बेसिस पे असेंबली पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब कई लोगों ने कहा इतनी जल्दी क्यों कार्रवाई कर रही है, मर्डर केस में ऐसी कार्रवाई नहीं होती। मैं एक दूसरे चैनल पे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मर्डर केस जब होता है ना, तो आदमी आपको ढूंढना पड़ता है एक्यूज्ड को। यहां तो जो ये एक्यूज्ड है पवन खेड़ा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, 3 FIR हो गया इस व्यक्ति पे। पहले तो इस पर करप्शन के चार्जेस लगते थे, लोग टीवी पे बात करते थे। अभी तो इस पर अब 3, अभी ये तो एक्यूज्ड है, वो दिख रहा था, तो पुलिस कार्रवाई ना करे, पुलिस का काम है। देखिए, और जहां तक बात है, उसके बाद एक जो सबसे दुर्घटना वाली बात है और जो सबसे खराब बात हुई है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट को होस्टेज बनाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने, यह इनका चाल चरित्र चेहरा। भैया कोर्ट में गए ना, आपका FIR जिस सेक्शन में था उस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने आपको इंटरिम मेल दे दी। कल को हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट आपको मेल दे दे, लेकिन पहले आप गलती भी करो, फिर बयान बदलो। अभी लास्ट लाइन एक जो इनके नेता है शशि थरूर जी ने कहा है कि यह मजाक था।
अरे भैया मजाक था कि गलती था, इस पर पहले तय कर लो। पहले तुम्हारा जो जहां भी कोई CW से बुलाओ और बताओ देश की जनता को कि भारत के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी पर जो आपने कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, मजाक था या क्या था। और देश की जनता इसको पसंद नहीं करती। और इससे मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसी घटनाओं से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। क्या आप किसी और के बारे में बात करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। दो सवाल इसमें राजीव, दो सवाल। एक तो एक उन्होंने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन वो तंज के अंदाज में था और वो हंस भी रहे थे। हालांकि जगताप जी जो वहां उनके बगल बैठे थे उन्होंने बताया उनका सही नाम दामोदर दास है, लेकिन उन्होंने दूसरा नाम लिया। ये एक बड़ा फैक्ट है, इसको छिपा नहीं जा सकता। बाइट में देख के लगता है तंज में। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि इस पे इतना हो? आप कह रहे हैं भाजपा ने नहीं किया, किसी कार्यकर्ता ने किया, एक सवाल ये। दूसरा, भाजपा के तो बहुत सारे नेता कुछ कुछ बोलते रहते हैं अपशब्द। क्या अपशब्द बोलते हैं? तमाम कई बार जो सुना जाता है कि चाकू छुरी निकाल लो, ये कर लो, उससे नहीं दिक्कत। देखिए वो उसके लिए अलग सेक्शन है। चाकू, पहली बात तो भाजपा के कार्यकर्ता को ऐसे बोलते नहीं, और किन्होंने कहा चाकू छुरी निकालना और आपके दिवंगत पिताजी के बारे में गंदी बात करना, दोनों दो चीजें हैं। पहले अगर कोई स्टेटमेंट है तो मैं आपको उस स्टेटमेंट को आप अगर दिखाई तो मैं भी बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी पर्याप्त नहीं था? नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हियरिंग के दौरान उनके वकील ने माफी मांगी, लेकिन अभी उनके एक नेता कह रहे ये मजाक था। अरे भाई आप पहले स्टैंड क्लियर कर लो। देखिए बात क्या है ना नीरज जी, ये सबको भी पता है, पूरी दुनिया को उस वीडियो देख रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी का अपमान किया है। और ये विषय जब जब भारत के प्रधानमंत्री जी को पर्सनली ये लोग गाली गलौज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए काम कर रहे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ना, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। एक व्यक्ति जो आज इस धरती पर नहीं है, आप और ये बिहार में, मैं बिहार से आता हूं, आपको एक बात बताता हूं, ये गाली न तो मोदी जी की है, न ये गाली मोदी जी के पिताजी की है, ये गाली मोदी जी के माता जी की है। इस प्रकार के दुराचारी व्यक्ति, FIR हुई, अब कोर्ट अपना काम करेगी। मैं पवन खेड़ा जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, अब ये मैटर सब जुडिस है, FIR हुई है। लेकिन ये ऐसी बातों पर कुछ भी हो सकता है। आप मेरे पिताजी का गलत नाम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? आप इस बात को, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं। अगर कोई कहे कि राजीव सुशील पांडे की बजाय राजीव कोई और पांडे, इसका मतलब क्या निकल करके आता है? ये मेरी माता जी को गाली है, न तो मेरी गाली है। मतलब जैसे इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को लगा, उसने एक FIR कर दी। अब FIR कर दी, लॉ इज इन मोशन। दूसरी बड़ी घटना मुझे लग रही है कि जिस प्रकार से ये टॉरबैक पे हंगामा कर रहे, और आपने आज जो तो आपने टॉर्नर वाली गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? नहीं, मेरे हिसाब, मैं आपके चैनल पे डिमांड करता हूं दिल्ली पुलिस से कि ये जो काम हुआ है, ये लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और एक जो आज आप पूरे दिन में बताए, जो 3 घटनाएं आपने बताई, एक और इससे बड़ी घटना हुई है जो पंजाब में हुई है कि किस प्रकार से एक पार्टी जो अभी दिल्ली वाला तो अब दिखा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी घटना पंजाब में हुई। धन्यवाद। मोनिका मेहरोत्रा जी, क्या ये एक जानबूझ के तंज की हुई थी गलती, और जब आप कोर्ट फंस गए तो आप सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उसके बाद अभी बता रहे शशि थरूर जी अभी भी कह रहे हैं तो एक मजाक था? क्या था ये? देखिए सर, मैं बताऊं, मैं उसी फ्लाइट में थी और मैंने वो दृश्य सारा देखा, इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो मेरे सामने है जो हुई। रैंडम आपको बताया जाता है कि आपका बैग नहीं है, चेंज हो गया, देख लीजिए। जब उतारा जाता तो कहता नहीं जी आपको तो अब जाना है, वारंट है, ये है। जब मांगा गया नोटिस दीजिए, वारंट दिखाइए, कोई कागज नहीं। इस तरह से बिहेव किया जाता है। नहीं, इस तरह से खेड़ा जी ने क्या जो बोला वो क्यों बोला? बात हुई है, खेड़ा जी ने जो बोला क्यों बोला, ये पूछ रहा हूँ पहले मैं। वो तो ठीक है, आपके सामने भाई क्यों बोला, किस लिए बोला? अगर मैं बोलने शुरू हो जाऊं कि इन्होंने क्यों बोला, प्रधानमंत्री होके मनमोहन सिंह की न जाने कांग्रेस की विधवा, तमाम वो बातें उनको शोभा नहीं देती बोलते हुए। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अभी रिसेंटली क्या कहा कि सरनेम क्यों नहीं लगाते नेहरू जी का। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से चलचित्र रहा है। ये खुराफाती और शैतान दिमाग की हर टाइम ऐसी हरकतें कर जाओ और उसके बाद पाक साहब होके खड़े हो जाओ। ये फितरत ही ऐसी है सर, इनका काम ही है, चट भी मेरी पट भी मेरी। इनके पास कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बुखलाए हुए हैं सर। रिसेंटली ये बिहार से उभरे हैं, हिमाचल, दिल्ली इनके हाथ से चली गई है, तो क्या करेंगे? ये सब तो करेंगे।
और रायपुर में जब अधिवेशन हो रहा है, मैं रायपुर में ही हूँ इस वक्त, तो यही चर्चा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बुखलाई हुई है, घबराई हुई है। मतलब नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप फिर ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि सुनिए ना मोनिका जी, राजीव ये कह रहे हैं कि जिस बात को इवन बीजेपी ने उतना नहीं बुरा माना, कार्यकर्ता बुरा मान रहे हैं, पवन खेड़ा जी ने वो क्यों कहा था ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो ये था उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन जब आप पूरी बाइट को सुनेंगे तो भाई जगताप ने उनको अलर्ट किया था, उसके बावजूद उन्होंने वो बोला, तो जानबूझ के बोला ना ये। आपको अपने आप को करेक्ट भी तो करते हैं, हो सकता है आपने बोला, फिर आपने पलट के पूछा कि इज इट राइट, नो आई थिंक इट्स रॉन्ग, या सॉरी सो ये कहा गया है, तो करेक्ट भी तो अपने आप को किया ना सर, अपने आप को करेक्ट भी तो वहीं किया ना। अब इन्हीं के भाटिया जी हैं, क्या कहा था राहुल जी के आगे नाम पे कहा था ना, वो बीप देनी पड़ी। तो इस तरह से आप काउंटर करेंगे, ये बातें करेंगे क्या आप सर? तो ये बीजेपी का तो कोई हक ही नहीं रहा इस बारे में बोलने का सर। इनकी जो इतिहास अगर देखें आप, तो ये शुरू से दागदार इनका चरित्र रहा है। शुरू से इन्होंने ये पैटर्न अपनाया है कि इस तरह से बातें बोलो और देश की जनता पे छोड़ दो। ये तरीके नहीं है सर। आप अपनी बात अगर रखना चाहते हैं, कांग्रेस को व्यक्तिगत कुछ करना, व्यक्तिगत आरोप तो मत लगाइए ना, कम से कम इस तरह से लगाते आए। लगता है 2014 के बाद ही नया भारत की जो इन्होंने शुरुआत तो की, वो इसी ढंग से है। यही है इनका तरीका, यही झगड़ा कराना है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो कहीं भी हो। आसाम से लेके कहीं भी सर देखें, जब इनका बस नहीं चलता, ईडी सीबीआई सब जगह सब भेजते हैं। हेमंत विश्वास, सुनिए जरा मेरी बात, जो भी बीजेपी के बैठे कार्यकर्ता या जो भी आप नेता है, सुनिए बात। तो पहले बहुत बोल लिया आप, बहुत देर से आपकी बात सुन रही हूँ सर। जो हुआ है उसके सामने बात बताई जा रही है आपको, अपने आप से ऐड और माइनस मत करिए कुछ भी। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रही हूँ सर कि ईडी सीबीआई का उपयोग दुरुपयोग तो आप देख ही रहे हैं जो कर रहे हैं ये लोग। असम के ही नेता हेमंत विश्वास की बात कर लीजिए। जब आप उधर कहां ले रहे हैं? आज के टॉपिक में ये ना उनिका जी प्लीज, दो सवाल किया, उसका जवाब उनिका जी रुकिए ना, दो बातें आपने कहा, ये बहकाने को लगता है। मैं इस मुद्दे को आज समझना चाहता हूं। मैंने दो बातें इन्होंने कही थी। क्या कहा इन्होंने? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मौनी बाबा और सरनेम वाली बात। अगर एक व्यक्ति देश के किसी भी विषय पर नहीं बोलेंगे तो मेरे हिसाब से तो मौनी बाबा हमारे यहाँ के बहुत बड़े ना पंडित थे, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। मौनी बाबा किसको बोला? नहीं, प्रधानमंत्री जी को बोला, मनमोहन सिंह जी को। क्योंकि क्या था, उनको फोर्सफुली उनके मुंह पे टेप लगा दिया था। सोनिया गांधी का एक एनएसी था, वो सुपर कैबिनेट हुआ करता था, सबको पता है, उनके किताब में भी लिखा हुआ है, जो उनके पॉलिटिकल बारू साहब की किताब में, तो ये और फिल्म भी बनी है। इन्होंने कहा सरनेम वाली बात। देखिए, हम राम के वंशज हैं, तो हम तो हमारे गांव में चलेंगे ना, तो 100 आदमी का नाम लेंगे तो 40वें राम का नाम है, क्योंकि हम वंशज उनके हैं। अब कुछ लोगों के अपने वंशज को हटा करके अब किसी और के नाम जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आप इतना घबराते क्यों हैं, वो लगा लीजिए ना। फर्जी जो लेके गांधी बाबा का लेके आए हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो लगाते हैं, तो अपने बाप दादा का लगाइए। तो इसमें गलत कहा उन्होंने, जहां तक इसमें गाली कहाँ हो गई, उन्होंने कहा भाई अपने पिताजी का नाम रखो, अपने भगवान, जैसे हमारे आराध्य देव है राम कृष्ण, हर गांव में होता है, क्योंकि ये हमारे आराध्य है, हमारे पूर्वज है। बस इतना ही कहना था मुझे। उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, इसलिए उनको कोई जवाब देने का कोई महत्व है। जवाब देंगे आप? ये जो आपने बात कही थी नेहरू वाली या दूसरी, लेकिन इस मुद्दे को मैं समझना चाह रहा था। बात इतनी ज्यादा राजनीति में, आप उनका जवाब सुनिए सवाल ध्यान से। जिस तरीके का नैरेटिव हम लोग बना रहे हैं ना, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सब वैसे ही हैं, सब लोग वैसे ही एग्रेसिव लैंग्वेज में बात करना, किसी को कुछ बोल देना, और उसके बाद फिर गिनाएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो समस्या हम पत्रकारों के पास होती है, मैं कहाँ से चालू करूँ कि यहाँ से पहला था तो अब डिबेट यहाँ तक जानी चाहिए। ये बंद होगा कि नहीं होगा, कि आप लोग ऐसे ही एक दूसरे को गरियाते रहेंगे? देखिए सर, तो आपको फिर मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले भी पार्लियामेंट चलती थी, 2014 से पहले भी ये देश शुरू से चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार थे, वो जा नहीं पा रहे थे यूएस, उनको ट्रीटमेंट करना था। राजीव जी को जब पता लगा, अपनी टीम में डाला और लेके गए। ये था शिष्टाचार। कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे आपको अच्छी बातें? आपको सुनना नहीं है तो अलग बात है सर। जो सही हुआ, जो करती है कांग्रेस, वो नहीं बोलेंगे आप। और राजीव गांधी जी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी बातों का बार बार कोट कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे कैसे शब्द यूज किए, वो आपको नहीं, वो कहीं कान में सुनाई। आपने 2 शब्द बताया, मैंने दोनों शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया, और शब्द बोलेगा सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपने मौनी और नेहरू सरनेम, इस दोनों का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और भी 2-4 बताइए, मोदी जी का भी बता दूंगा। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उसके बाद पुलिस गई थी उनको पकड़ने के लिए। उनकी तो हर स्टेट में एफआईआर थी,
नुपुर शर्मा के बारे में क्या किया था आपने? देखिए अब इनको फिर ये गलत डिबेट पे ले जा रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अगर ये चाहे मत करिए। नुपुर शर्मा के केस में सारे केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जगह क्लब किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। आपको कुछ नहीं पता है, डिबेट में आते हैं बिना तैयारी के। नुपुर शर्मा के केस में भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे केसेस को क्लब किया। इनको कुछ पता नहीं। वाजपेयी जी, अब ऐसे अनइन्फॉर्म्ड आदमी के साथ आप बिठाते हैं मुझे। ये भी इनको कुछ नहीं पता है। सम्मानित प्रवक्ता, अरे सम्मानित होंगे, मैं कह रहा हूँ झूठ तो ना बोले। आपके चैनल पर बहुत लोग देखते हैं आवाज अड्डा। आप कानून बनाएंगे क्या इस तरह से? कोई नोटिस दिया था? कोई था पुलिस का अधिकारी? फिर सीआरपीसी इनको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। आपको उतारा जा रहा है। अरे कॉग्निजेबल ऑफेंस में नोटिस नहीं दिया जाता है। देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता है ओनिका जी, दो तरीके के क्राइम होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल में नोटिस होता है, मर्डर केस में नोटिस नहीं दिया जाता। इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, 153A लगा है। देखिए अभी लीगल बहस नहीं है। अरे लाइए ओनिका जी, झूठ बोल के उतारे, उसी फ्लाइट की मैं भी थी। ओनिका जी, आप झूठ बोल के किसी को उतारते हैं, ये कहते हैं कि लगेज चेंज हो गया, फिर कहते नहीं आपको डीप्लेन होना है। ये क्या तरीके हैं? सुनिए, इतनी अंधेर नगरी, इतनी आपने हत्या कर दी डेमोक्रेसी की। कोई किसी का बोलने का हक नहीं है। दुबे जी, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, बताइए सर। देखिए धीरज जी, आप इस विषय के ऊपर कि राजनीति में लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाल रहे हैं और बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें एक दूसरे के खिलाफ कही जा रही हैं। इस विषय पे, इस मंच पर, CNBC आवाज अड्डा के मंच पे हम लोग पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि ये शायद 6वीं 7वीं बार है, जहां तक मेरी याद है, कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहले मैंने बातें कही हैं उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहरा दूंगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। नई बात है ना सर। हाँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि अगर भाषा के ऊपर हमें थोड़ा सा अधिकार है और हमें एक तो बहुत अच्छी आलोचना की जा सकती है राजनीति में। और राजनीति में कोई किसी को अगर गाली दे या कोई किसी के ऊपर कोई छिछली टिप्पणी करे, उसको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। कम से कम मेरा तजुर्बा नहीं कहता है कि ऐसा कहने से कोई राजनीतिक लाभ होता है। आलोचना गाली नहीं है और आलोचना भर्सना भी नहीं है। मेरा मानना है भर्सना भी नहीं करनी चाहिए और गाली भी नहीं देनी चाहिए। आलोचना करनी चाहिए और आलोचना करने में बहुत मार होती है। जो आलोचना प्रखर है, धारदार है, उसके अंदर बहुत मार होती है। उसमें सामने वाला तिलमिलाता भी रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, और इसके लिए जो प्रगल्भता चाहिए, जिस प्रकार की क्षमता चाहिए, उसका बड़े पैमाने पर आजकल अभाव होता जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जिस पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे ये है, वो ये है कि FIR लिखाने का जो एक दौर चला है, जरा इसके ऊपर भी दोबारा गौर करना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी ने थोड़ी सी ऐसी बात कर दी, इसमें किसी की हेटी ही हो गई मसलन, तो उसमें आजकल क्या होता है कि बात बात पे FIR लिखाने के लिए झपटते हैं, और ये काम सत्ताधारी दल की तरफ से ज्यादा होता है। किसी भी, अगर किसी राज्य में भाजपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सत्ता है तो वहां भी यही होता है। तो ये FIR लिखाने वाला मसला है, इसको थोड़ा सा इसमें कमी आनी चाहिए और इसमें संयम बरतना चाहिए। अरे भाई, आपको एक बात कह दी गई है, मेरा कहना है अगर आपकी हेठी हुई है, आपको गाली दी गई है, तो उसमें उसी का राजनीतिक नुकसान हो गया है, मैं तो ये मानता हूं। और फिर ये कहना कि FIR भाजपा की तरफ से नहीं हुई है, ये किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने की है, ये बड़ी मासूमियत वाली बात है। इसके ऊपर तो केवल मुस्कुराया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। पंडित जी, आप बड़ी मासूमियत वाली बात कह गए। कह रहे हैं अभी जो अभय जी ने कहा है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि जब मोदी जी को गाली दिया गया है, उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जनता आज भी जो हुआ है, मैंने उस गाली को इसलिए एक्सप्लेन किया है, देश की जनता को यह तय करना है कि भारत के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी और उनकी माताजी को गाली देने वालों के साथ क्या करना है। इसलिए मैंने आपके चैनल पर एक्सप्लेन किया। पहली बात मैं बता दूं, मोदी जी पर जब इतनी बार हुई, कभी उन्होंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? बता दीजिए इतिहास में एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जनता के बीच में छोड़ दिया। आज किसी ने कर दिया, कोई आम जनता उठ के खड़ा हो गया, उन्होंने कर दिया, एकदम एक्टिव हो गई। पुलिस तो एक्टिव होगी क्योंकि बात है इसे। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा ना कि 2, 3, 4 पेज लिखना पड़ेगा मोदी जी की गालियों के बारे में। कांग्रेसियों ने जो गाली दी है, मोदी जी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ना भाजपा ने कुछ किया।
अब मैंने कहा ना कि मैं अभय जी की बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की जो आलोचना करते हैं वो करने वाली के पार्टी को और उस व्यक्ति को नुकसान होता है, पहली बात। जहां तक बात है, लेकिन इस देश में जो ये एफआईआर लिखाने वाली जो बात की है अभय जी, वो आप याद करिए, महाराष्ट्र में जब सरकार थी एमबीए की, कम से कम 6-7 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया और कई दिनों तक जेल में रहे। अभी जो ये अशोक गहलोत जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी पर टिप्पणी करने के कारण से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अभी ममता दीदी की सरकार ने, केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते तो पंजाब से पुलिस भेजते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा ने अपने पार्टी के नेताओं को गाली देने वालों पर कभी कोई एफआईआर नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें जनता जवाब दे देगी। तो ये अभी काबा वाली लड़की नेहा सिंह पे क्यों हुआ? नहीं, ये काबा वाला केस के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है अभी, क्योंकि वो क्या किए हैं वो मैंने एफआईआर नहीं देखा। उसने गाना गाया, फिर उसमें गाली कहाँ है भाई? मैंने आपको कहा भी उसके ऊपर एफआईआर हो गई। मैं आपको क्या कह रहा हूं, नेताओं के प्रति आपने जो एक सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हर दिन चैनल पर आकर के कांग्रेस और विपक्षी लोग हमारे माननीय जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको पुराने नाम से संबोधित करते हैं। ये गाली है। किसी ने अगर संन्यास ले लिया और नाम बदल लिया, मैं अपना नाम आज राजीव पांडे हटा करके कुछ और कर लूं और आप मुझे जानबूझ करके राजीव पांडे कहें, ये गाली है। लेकिन कब एक्शन हुआ? अब मुझे ये काबा वाला एफआईआर मैंने देखा नहीं अभी। मैंने अभय जी की बात को सहमत होते हुए मैं कह रहा हूं, ये बताए ना कि बीजेपी में कब किसको गाली दिया कि हमने एफआईआर कर दिया, बता दीजिए मुझे जरा। अभय जी कमेंट करना चाहते हैं? लेकिन दूसरी पार्टियों का मैंने बता दिया है। कमेंट नहीं, मैं तो केवल एक छोटी सी पांडे जी को एक छोटी बात याद दिलाना चाहता हूं। एक प्रकरण हुआ था मोदी जी के पिछले कार्यकाल में, प्रकरण हुआ था पहले प्रधानमंत्री में हुआ था, जिसको हम सब लोग रोहित वेमुला प्रकरण के नाम से जानते हैं। आप देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मैं बहुत दिनों से छात्र संघ की जो राजनीति है उसका एक प्रेक्षक रहा हूं, उसको सोचने समझने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने थोड़ा अकादमी काम भी उसके ऊपर किया है। विद्यार्थी परिषद एक बड़ा अच्छा संगठन था जो अपने विचारधारा के मुताबिक विश्वविद्यालयों में और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छात्र राजनीति करता था, उसको उसका पूरा अधिकार था। लेकिन जैसे ही मोदी जी को सत्ता मिली और पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली, विद्यार्थी परिषद एक शिकायती संगठन में बदल गया। अब विद्यार्थी परिषद हर जगह शिकायत करता है, वो शिकायत पुलिस में भी कर सकता है, वो शिकायत सीधा मानव संसाधन मंत्रालय को भी भेज देता है। जो रोहित वेमुला के मामले में हुआ, उसको आत्महत्या भी करनी पड़ी, कितना विवाद हुआ, स्मृति ईरानी को संसद में उसके ऊपर अपनी छाती भी ठोकनी पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सत्ता मिल जाने के बाद में सत्ताधारी दल और उसके कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, मैं भाजपा के लिए नहीं केवल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिन राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं वहां भी यही होता है। तो जैसे ही उन्हें होता है वो लोग पुलिस का सहारा लेना, कानून का सहारा लेना, मंत्रालय का सहारा लेना, इस प्रकार की प्रवृत्ति राजनीतिक बहस में आ जाती है। राजनीतिक बहस को राजनीतिक बहस तक ही रखें, शिकायतों और पुलिस में एफआईआर। लेकिन भाई जी एक चीज बताइए हमको आप, और फिर उसके बाद में शिवम आपके पास आ रहा हूं। ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2014 से जब से सत्ता में मोदी जी तब से लेते हैं, उनके ऊपर निजी हमले बहुत किए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस ने किए हो, किसी और दल ने किए हो, लेकिन उनके ऊपर इतने निजी हमले क्यों किए जाते हैं भाई? अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा। करिए सर। मैं कोई सूची नहीं गिनाऊंगा, मैं ये कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर जो हमले होते हैं वो निजी होते हैं, और मोदी जी दूसरों के बारे में जो कहते हैं वो राजनीतिक आलोचना होती है। अब ये जो मूल निर्णय है, ये एक मिनट, ये पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जी। ये जो मूल निर्णय है, ये मूल निर्णय किस आधार पे होता है? अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोदी जी मंच पर खड़े होकर कहते हैं, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी। आपको बुरा लगा कि अच्छा लगा? यहां जितने लोग बैठे हुए वो बताएं कि ममता बनर्जी के बारे में मोदी जी ने जिस लहजे में वहां पर बातचीत की, और पूरे चुनाव में की बातचीत, अच्छा लगा कि बुरा लगा? ये सुंदर लगा? ये मितभाषा थी? ये राजनीतिक आलोचना थी? क्या थी? नहीं देखिए, जवाब दीजिए इस बात का। इसका जवाब पांडे जी, उसके बाद सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं अभय जी जो कह रहे हैं, मतलब मुझे तो एकदम वो, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता हूँ, वो दीदी कह रहे थे, वो जनता तक बात पहुंचाने के लिए उन्होंने एक भी शब्द दीदी के सिवाय कोई तीसरा शब्द बता दे, वो जनता तक एक पहुंचाने का, एक लीडर को अपनी बात पहुंचाने का, कनेक्ट करने का। आप चाहे तो रिपीट करके अभी इनको दिखा दीजिए। आज तक उन्होंने ममता दीदी के बारे में दीदी के सिवाय और उनके जो करप्शन की हिस्ट्री गिनाने के सिवाय उनको पर्सनल कोई बातें नहीं। अब पांडे जी फिर से दोबारा मासूमियत का सहारा ले रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं, आपको अधिकार है उसका।
वो कह रहे हैं आप, ये भी तो तंज है ना दीदी और ये मासूमियत है आपकी, फिर से मैं आपको इसका अधिकार देता हूं। अच्छा नहीं लगता। देखिए, तंज करना, मैं तंज करने के खिलाफ हूं ही नहीं। आप तंज करिए ना, तंज तो पहले भी करते थे, अटल जी ने भी किया, नेहरू जी ने भी किया। तंज करना एक अलग बात है। लेकिन मैं अभय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इनकी काफी इज्जत करता हूं, मैं इनकी कई किताब पढ़ चुका हूं, कि दीदी और दीदी बोलना और किसी व्यक्ति के मरने के बाद उनकी पत्नी का दूसरे के साथ नाम जोड़ देना, अगर ये दोनों अभय जी को सही बराबर लग रहा है तो मैं अभय जी को प्रणाम भी कर सकता हूं। मैंने क्या कहा? अभय जी, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं। अभय जी, राजीव जी, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए अभय जी, मैं अपनी बात ये जो किसी के पिता माँ के बारे में बात की है, मैं बात कर रहा हूं। दोनों में बहुत बड़ा, अभय जी मेरा क्या रिक्वेस्ट है, विरोध दीदी और दीदी कहना और कल को मोदी जी के बारे में लोग उनके बारे में और सारी बातें करते हैं, वो अलग बात है। सूट बूट की सरकार बोलना वो अलग बात है। लेकिन मोदी जी को कहना ये चाय वाला था, इसको मैं बाहर चाय बिचवाऊंगा इससे, ये नमक, मतलब ऐसी सी गंदी बात, नीच वर्ड का इस्तेमाल करना, उनके माता पिता तक पर चले जाना। इस देश में मोदी जी को छोड़ करके, मैं फिर कह रहा हूं, मैं 20 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला किसी के बारे में पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट ने पर्सनल कमेंट इस प्रकार का मैं कह रहा हूं। पर्सनल कमेंट हो सकता है, मैं मजाक उड़ा सकता हूं राजनीति में, लालू यादव जी उड़ाते थे बिहार में, लोग हंसते थे उनकी बात पर, वो गाली भी देते थे तो लोग हंसते थे। आज भी लोग लालू जी की भी नकल करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वो एक अलग चीज है, लालू जी जिस तरीके से करते थे। लेकिन आप किसी को नीच बोलना, नीच का क्या मतलब है? किसी के माता पिता को बीच में ले आना और दीदी और दीदी कहना, ये दोनों में मतलब उतना ही अंतर है जितना जमीन में। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, पांडे जी और नीरज जी, और मेरे ख्याल से बाकी दो साथी हमारे हैं वो भी इस बात पर सहमत होंगे कि इस तरह की बातें जिन्होंने की है उनको उसका राजनीतिक नुकसान हुआ है, लेकिन और आगे भी कोई करेगा। मोदी जी ने भी दीदी और दीदी किया, उसको उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है। अगर मोदी जी ठीक से सही स्वर में, आदरणीय स्वर में ममता बनर्जी की आलोचना करते तो उसका ज्यादा असर होता। हो सकता है उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिलते। जी ठीक। शिवम त्यागी जी, आपने चर्चा सुनी, इसमें आपको लगता है कि राजनीति में ये एग्रेशन जरूर से ज़्यादा बढ़ रहा है? आप चूंकि दिल्ली में हैं, अभय जी भी हैं और मोनिका जी भी दिल्ली की हैं, तो दिल्ली में भी कल क्या चल रहा था? घमासान सेब फेंक के मारना, सैंडविच फेंक के मारना, ये भी तो वहाँ चल रहा था सर। ये क्या हो क्या रहा है? मारते मारते थक गए तो सो गए, मैंने ये भी सुना कि सो गए। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद नीरज जी। मुझे तो ऐसा लगा कि आधे घंटे आप मॉडरेट करेंगे डिबेट को और आधे घंटे बाद मैं लेकिन आप यहां तक आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप करिए ना। और राजीव जी मुंबई में हैं तो लगे हाथ कोई अच्छी सी फेमस चीज दिल्ली में ले आइएगा अगली बार आप यहां पर आए तो। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अगर स्तर की बात है तो हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि स्तर की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर तो जरूर हुआ है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, उसकी अलग अलग व्याख्या भी हो सकती है, जैसे कि अभय जी ने अपना बताया। मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि दीदी ओ दीदी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में गलत शब्द नहीं है। इन दो शब्दों में कोई गलती निकाल दे, आप कहें टोन ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था, मैं कहता हूं ये आम इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और रैली में और कहीं पर और फर्क होता है। दूसरी बात ये भी मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में ना एक डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि इस देश में अगर मैं पूरे तरीके से देखूं तो हर राज्य से लेकर केंद्र में कहीं ना कहीं परिवारवादी सत्ता वाले लोग बैठे हैं और वो परिवारवादी लोग जब पूरी तरीके से उनका सत्ता का पतन होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए नेहरू गांधी परिवार से उनके वारिस राहुल गांधी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनके वारिस तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह परिवार से अखिलेश यादव, एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन, मायावती के भाई आनंद कुमार, बाला साहेब के उद्धव जी, शरद पवार जी के सुप्रिया सुले, ममता दीदी के अभिषेक, बीच में इतने सारे लोग हैं। अब इनके बीच में आपने बोल दिया प्लीज मैडम प्लीज डराइए मत आप। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता को भी डांट रही थी, आप प्लीज डांटिए मत सर। दिस इज अनफेयर। 35 मिनट बाद टाइम देने के बाद भी अगर आप मुझे इस तरह से निकल कराएंगे तो अच्छा नहीं है। वो दिखाई देता है आपको। उनका जी मैं आपके पास आऊंगा तो आप काउंटर कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, आपको मैं रोकूंगा नहीं। हमारे की बात उनको बोल लेंगे वही मुद्दा, कभी विदेशी आपके पास जब आऊंगा तो आप परिवार जी कंप्लीट करें शिवम त्यागी। उनका जब आपके पास आऊंगा ना, आप चिंता ना करें, बहुत समय अभी। तो
इन परिवारवादियों के बीच में, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में अगर एक व्यक्ति जीरो से उठकर अपना एक विशेष स्थान बनाता है, तो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, वो नीच शब्द ऐसे थोड़ी ना निकला था, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, यहां आकर हमारे अधिवेशन में चाय बेच ले, वो कोई आम शब्द नहीं था, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि राजा तो हम है, ये कहां से बीच में आ गए। तो जिस तरह की शब्दावली इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, वैसी कभी आज तक नहीं हुई। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पर। लालू प्रसाद यादव की बात हुई, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं इस बात को। वाकई उन्होंने भी इस देश के प्रधानमंत्री जी पर बहुत कटाक्ष किए। एक रैली में उन्होंने कह दिया था, अरे मोदी जी, जिस तरीके से आप गला खींच कर बोलते हो, गला फट जाएगा। देश ने बुरा नहीं माना, लोगों ने भी बुरा नहीं माना, कोई एफआईआर भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन जब आप निजी स्तर पर यहां पहुंच जाते हो, तो माफ कीजिए, एफआईआर भी होगी और तमाम चीजें भी होंगी। अब आगे आते हैं, एफआईआर का चलन एक तरफ से नहीं है, हर तरफ से है, हर जगह है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके पास जब पुलिस नहीं थी तो ठीक था, जैसे ही पुलिस आई तुरंत कई राज्य बदल कर भेज दिए। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि जिस तरीके से ये म्यूनिसिपल के उसमें हुआ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को जितना अवॉइड किया जा सके बेहतर है। और हां, मैं तो एक और चीज मानता हूं कि इन चीजों में जहां जहां हिडन रूल्स हैं, जिनके लिए हर बार किसी ना किसी चीज को लेकर कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है, उनको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन अंततः एक चीज और, आपको अपना टेम्परामेंट बेहतर रखना ही होगा। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, आप अपना टेम्पर लूज नहीं कर सकते। ये बहुत आम आदमी पार्टी के, इसलिए मैं उसको बहुत ड्रैग नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, भाई वो दिल्ली में उनके पास संख्या थी, उनका मेयर बनना था, उसके बाद भी इतनी रस्साकसी की मामला कोर्ट तक गया और उसको वो हो गया, उसके बाद भी वहां पे जूता लात चल रहे हैं। ये थोड़ा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता। बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि उनको इनिशियल वोटिंग की बात थी, नीरज जी, बीजेपी एक लड़ने वाली पार्टी है। आप इसको हमेशा लड़ने का मतलब थोड़ी, अब आपका चुनाव वहां पे नहीं था, संख्या बल आपके पास नहीं है, फिर भी आप, मैं हार नहीं मानूंगा, गिव अप नहीं करूंगा। मैं बता दूं, वोटिंग करा देना था। अब वोटिंग करा देना था उन्हें। अगर वो बहुत इनिशियली वोटिंग करा देते तो सबसे पहले क्लियर हो जाता। मुझे लगता है कि अगर वो पहले ही वोटिंग करा देते तो यहां तक ये बात ही नहीं पहुंचनी थी। वो बार बार वोटिंग कराने की बात हुई, कई बार तो शपथ हो गई, शपथ होने के बाद जब वोटिंग का नंबर आया फिर वो नहीं हुए, तमाम तरह की दिक्कतें रही। आपके पास अगर इतना नंबर्स है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हो तो इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी सरकारें बनी है। आप देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव दिल्ली से तो विशेष प्रेम साबित किया ना, वो सरकार बनाकर लाए ना, ममता दीदी सरकार बनाकर लाई ना, अरविंद केजरीवाल भी सरकार बनाकर लाए। नहीं, केजरीवाल बना लाए, दिल्ली से विशेष प्रेम है सर। देखिए, कुछ ना कुछ दिल्ली में होता था, मैं दिल्ली से हमको कभी निराशा नहीं होती, वहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ बढ़िया होता रहता है। उनका जो अपना जवाब दे दीजिए शिवम को, उसके बाद में पांडे जी के पास। अब केजरीवाल है ना वहां पर सर, ग्राउंड में। दिल्ली, नीरज जी, मैं भी उसी हाउस की मेंबर वार्ड रह चुकी हूँ, काउंसलर रह चुकी हूँ, नॉमिनेटेड। और हमने भी अपने 5 साल कार्यकाल में कभी ऐसा हाल नहीं देखा जो आज। आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया था? उस पर भी आती हूँ सर। जब जिस तरह से हंगामा होगा, जिस तरह से इनमें कोई नियत में इनकी खोट रहेगी, तो ऐसे के साथ हम नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को जो वायदा किया वो पूरा करिए। ठीक कह रहे हैं, जब नंबर उनके पास था। और जब आप हाउस से चली जाएंगी तो किसको पूछेंगे? आप तो हाउस से भाग गई, क्यों नहीं? हाउस में क्यों नहीं थे आप लोग? हाउस में रहना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी जूते चप्पल चल रहे हैं। आप रोकते वहां पे रह के क्या ये इस मुद्दों पे हम उनके साथ देंगे? आप सेटल कराइए अपने हाउस को, सामने आएंगे। अरे दोनों 3 तो पार्टी वहां पे 2 लड़ रही, तो तीसरी तो वहां रहेगी ना सेटल कराने के लिए। अब हम तो जाएंगे नहीं सेटल कराने, दुबे जी नहीं जाएंगे सेटल कराने। आपको जाना चाहिए तो आप भी नहीं वहां पे। सेकंड पावर कमांड है, जो मेन पावर में है वो तो सेटल कर नहीं रहे। आप 9 और 10 काउंसिलर जो हैं उससे हम उम्मीद लगाए बैठे। हम किसका साथ दें इस माहौल में? आप देखिए पहली प्रक्रिया कितनी गलत है इनकी। नंबर होने के बाद भी कहीं ना कहीं खौफ था इन लोगों का। तो बीजेपी बुखलाई, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ नीरज जी कि सत्ता कोई है इन्होंने दिल्ली की 15 साल। याद रखिए, उस 15 साल से पहले जब बीजेपी एमसीडी में थी तो दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस भी थी और शीला जी मुख्यमंत्री थी। कोऑर्डिनेशन बना के रखती थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों ना हो। एलजी के साथ भी बनाया और एमसीडी कमिश्नर के साथ भी बनाया, लेकिन ये इंटेंशन ही नहीं थी दोनों पार्टी की। उनका ये वो तो क्या करे, वो तो बात बहुत पुरानी हो गई है। पांडे जी क्या बहुत छोटा जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक बस 10 सेकंड में खत्म कर दूं। मत बोलिए ना सर। मेरे ऊपर आक्षेप है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस जमाने में होता था। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, शीला जी की गवर्नमेंट थी,
सब कुछ होता था। अभी बदल गया जमाना, बहुत डिफरेंट है, यमुना बहुत पानी बह चुका है अभी। हाँ भी अब बताइए। बीजेपी का आदत है सर, नीरज भाई, नीरज सर, मीठा मीठा गप गप कड़ा कड़ा थू थू, तो जब नीम का पेड़ बोएंगे तो आम के फल की उम्मीद तो हम कर नहीं सकते। हाँ ठीक, बताइए। 70 साल के बाद ये फल निकल रहा है। ऐसा है कि 2 कारण थे जो चल रहा है ना। 70 साल लग गए आपको, रुकिए ना, और 10 साल में निपटने वाले हो आप। उनका जी 70 नहीं, प्लीज मत करिए 70 साल। उनका जी प्लीज 70 नहीं, हमें तो 95। अब फिर आपको ये भी गलत इंफॉर्मेशन है। करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला सर। सुन तो लिए, 70 नहीं, हमें 95 साल लगे हैं, अभी 100वां साल होने वाला है। 70 नहीं, अभी फिर देखिए इनको, उनका बात ही नहीं सुन रही, इनकी फेवर भी बात कर रहा हूँ। देखिए 9 साल में इतना घमंड। मैंने 70 साल नहीं कहा, हमें तो 95 साल लगे हैं। अब इनको ये पता ही नहीं, छोड़िए इनको। उनका जी रुकिए, अरे रुक जाइए उनका जी, मुझे ब्रेक भी लेना है भाई। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, मैं दो कारण बता रहा था। सबसे पहले कि अरविंद केजरीवाल जी को इतना खौफ क्यों था कि अपने ही लोग, इनको डर था कि हमारे कॉर्पोरेटर भाग जाएंगे। आज क्या हो रहा था आपको पता है? ये कॉर्पोरेशन में इनके लोग जाके वोटिंग करते थे और फोटो खींचते थे कि मैंने आपको वोट दिया। ये काम अब केजरीवाल जी को इतना खौफ क्यों है, एक ये। और दूसरी जो बात थी जो लीगल चली गई कि जो नॉमिनेटेड है उनका वोटिंग राइट्स है, इस कारण से हुआ। और लेकिन जो सबसे मैं कह रहा हूं कि अगर नॉमिनेटेड जोड़ भी लेते मान लीजिए तभी संख्या तभी उनकी बनती ना। लेकिन यही तो कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं आपको, केजरीवाल जी को जब खुद से लग जाए खौफ कि टूट जाएंगे उनके, हमारे लोग भाग जाएंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मैं आपको बताऊं, दिल्ली चुनाव भारतीय जनता पार्टी मतलब 20 सीट से हमसे आगे रहे। ये पहले कह रहे थे इनको 5 सीट आएगा, 100 सीट तक हम भी आ गए। इनको लगा इस 20 सीट में इन्होंने 50, 60, 70 टिकट इन्होंने बड़े हाई प्राइस में बेचा, तो इन्होंने सारा टिकट। लेकिन कुछ लोग थे ना, मैं कह रहा हूं ना, करिए उनको आने दीजिए मेरे सामने, ले सबको पकड़ के इन्होंने टिकट बेचा। 100 टिकट लोग कहते हैं 5 करोड़ से ऊपर में बेचा या 10 करोड़ में बेचा। तो इनको लग रहा था कि ये लोग जो ना रिडीम करने के लिए, अब बीजेपी को इससे कोई लेना ना देना था, भाई तुम्हारे पास सत्ता थी तुम बना देते। इनको खुद में खौफ था इसलिए 2 कारण से। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, सबसे जो बड़ी बात है, एक तो हो गई है गाली गलौज वाली बात, लेकिन आज कांग्रेसी इतने मुगल कालीन काल से प्रभावित है कि वो जब गाली भी आज दोबारा गाली दे रहे थे टारमेक पे, तो मोदी जी को गाली देते कहते मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया, कब्र क्यों खुदेगी किसी हिंदू की? अबे तुम इतने मुगल कालीन कारणों से, क्या मुगल दिमाग में घुस गया है, कुछ हो गया है, मानसिक असंतुलन है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे कब्र क्यों खुदेगी? मोदी जी 200 साल जिएंगे और उसके बाद अगर जब भगवान की कृपा होगी तो वो कहीं और मतलब हमारे यहाँ माफीनामा क्यों मांगते? बीच में मत बोलिए। अरे मैं वहाँ थी, आप बैठ करके भाषण दे रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला हूँ। बिना देखे बिना समझे कुछ भी डायलॉग मार देंगे। मुगल का ये अंग्रेजों हिंदुओं को कब्र में डालना चाह रहे हो कांग्रेसियों? मुझे इसका जवाब दो। आप कांग्रेसियों से पूछिए ये कब्र में हमारे हिंदू भाइयों को क्यों भेजना चाहते हैं? अरे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, क्योंकि भाई ब्रेक बहुत डाइवर्जन करते हैं आप लोग। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मुगल के पे नारे लग रहे थे, ये भी एक हो सकता है कल को ये भी इशू बने। ये बड़ा इशू है कि आप राजीव पांडे मरने के बाद मैं शमशान घाट जाऊंगा कि मैं कब्र में ले जाओगे मुझे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कितने ही लोगों के मानसिक असंतुलन है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। दुबे जी से महत्वपूर्ण एक सवाल मुझे पूछना है और शिवम से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। राज चर्चा हो रही है राजनीतिक रंग पर। होली आने वाली और देखिए तरह तरह के रंग आपको दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। अभय जी, मैं क्या कहा था ब्रेक में जाने से पहले, अभय जी और शिवम जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभय जी ये बताइए, आप तो राजनीतिक विद्वान व्यक्ति हैं, आपने एक बात अभी कही कि जो लोग ऐसा बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में निजी तौर पर, उनको राजनीतिक नुकसान होता, फिर भी बोलते हैं, क्यों? ये समझ तो उनको होगी ना, इतनी बार तो समझ में आता होगा उनको। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। एक ऐसा समय आता है जब इस तरह की गलतियों की संख्या बढ़ जाती है और ये गलतियां पाले के दोनों तरफ होती हैं। कहीं थोड़े चतुराई से होती हैं, बड़े नेताओं पर न चस्पा की जा सकें, लेकिन निचले स्तर पर गलतियां की जाती हैं। बड़े लोग वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर उन गलतियों को सावधानी के साथ, होशियारी के साथ बढ़ावा देते हैं कि गाली गलौज की बौछार वहां से आए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ताकि हमारे ऊपर सीधा सीधा आरोप ना लगे। लेकिन एक ये दोनों तरफ से ये खेल होता रहता है, तो ये सब हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि हो रहा है। और फिर उसमें कोई बड़ी ऐसी घटना हो जाती है जो थोड़ी विस्फोटक स्वभाव की हो, फिर उस मुद्दे को मीडिया वाले पिकअप करते हैं, फिर मीडिया मंचों पर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है।
तो ये होता रहेगा। इस कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल, लेकिन हम लोगों को बिना बेचैन हुए इसकी समीक्षा करके धीरे धीरे इसी तरह अपनी बात कहते रहना चाहिए कि भाई शालीनता बरतिए, भाषा पर अधिकार रखिए, सुंदर भाषा इस्तेमाल कीजिए, व्यंग कीजिए, हास्य कीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा नौचिए काटिए भी, लेकिन गाली गलौज मत कीजिए। प्रधानमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि हाथ से गायब हो गया है, थोड़ा स्पेस देना चाहिए लोगों को, लेकिन हाँ, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, लेकिन इस तरह के कमेंट से थोड़ा बचना चाहिए। तिवारी त्यागी जी, यही चीज़ मेरा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में नहीं, वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में थोड़ा इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। क्या ये किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है सबका, सारे दलों कह रहा हूं मैं, ये किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल है। जीत जिसकी तरफ ज्यादा है वो शायद उतना नहीं है या नहीं है, और जितने लोग जीत से दूर होते हुए जा रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि डिबेट्स में तलखी बढ़ी होगी, आपने यहां भी देखा होगा। एक और चीज आपने यहां पर देखी होगी, यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और बाकी लोग भी बैठे हैं। मुझे लगता है कि एक ही प्रवक्ता होंगे जो बाकियों के बीच में बोले होंगे, वहीं से लाइन शुरू कर दीजिए और अंत तक लेकर जाइए, ऐसी ही कुछ रियलिटी है। जहां तक बात तलखी की है, मुझे लगता है तलखी हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इस बात को जानते और समझते हैं कि भाषा का स्तर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन त्यागी जी, और जहां टॉलरेंस लेवल भी मुझे कम दिख रहा है। जैसे यूपी में, पांडे जी को तो खैर पता नहीं, इसलिए मैं इनसे नहीं पूछ पा रहा हूं, नेहा सिंह राठौर जो लड़की, उसने गाना गाया और उसको नोटिस सर्व कर दी यूपी पुलिस ने। क्यों भाई, ऐसा क्या उसने बहुत भयानक गा दिया? तो उसने तो बिहार के बारे में गाया। फैक्चुअली बहुत इनकरेक्ट है वो महिला, और आप इसको देखिए कैसे। मैं कहता हूं कोई भी किसी को भी कटाक्ष कर सकता है, कोई भी एजेंडा चला सकता है इस देश में, वो उसके लिए स्वतंत्र है। उसके गीत की लाइनों में ये कहा गया है कि वो जो महिला और बेटी जो दोनों जलकर गई हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने जला के मार दिया। पहली बात छोड़ दीजिए, चलिए इस बात को। आप मुझे एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में कोरोना में डेथ हुई 22,300 समथिंग, महाराष्ट्र में डेथ हुई 1,32,000 कुछ, लेकिन यूपी में काबा। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन यूपी में काबा। बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन यूपी में काबा। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन यूपी में काबा। राजस्थान के बारे में भी करके दिखाइए। अभी पिछले दिनों जो वो गोकशी वाला मामला आया, उसमें राजस्थान पुलिस ने एक प्रेग्नेंट महिला को मारा पीटा, उसका अबॉर्शन हो गया, और अबॉर्शन के बाद बच्चा जो आया उसको भी 70% सर में चोट है। एक गलत तो दूसरे गलत से सही क्यों? मुझे लगता है कि जब आप बिल्कुल नहीं सही कर रहा हूं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप पहली चीज, सर तथ्यात्मकता, सरकार ने मारा क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई ऑफिसर कहीं पर था, उनको सस्पेंड भी किया गया, उन पर कार्रवाई की गई, और एक कवि आकर ये कहे कि उनको सरकार ने मार दिया, और बाकी सब जगहों पर वो ऐसे चुप हो जाए कि जैसे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तो मुझे लगता है उसको तथ्यात्मक लेवल पर तो कम से कम सही होना पड़ेगा ना। आप करिए ना, मैं कह तो रहा हूं कटाक्ष तो होने ही चाहिए, अगर कटाक्ष नहीं होंगे तो फिर राजनीति कहां रह गई। लेकिन जब आप कटाक्ष कर रहे हैं तो एक महीन लाइन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे आप एक एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप तथ्यों से अलग नहीं जा सकते। इसी तरीके से एक कलाकार की, एक सिंगर की, एक डिबेटर की अपनी एक लिमिट है। देखिए फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा था ना नीरज जी आपको कि फ्रस्ट्रेशन कहीं पर एक जगह है जो जीत से बहुत दूर पहुंच गए। एक पार्टी जीत से बहुत दूर पहुंच गई है, इस वजह से टीवी डिबेट से लेकर हर जगह बस वो चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो गाली देते हैं, वो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, वो उनकी माँ को देते हैं, वो उनके पिताजी को देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए फिर से शुरू हो गए। बस मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। दोनों लोग के पांडे जी, मुझे ये बहुत सीरियस सवाल, देखिए मेरी सरकारों को और खासतौर पर सत्ताधारी दलों को तो थोड़ा और बड़ा दिल रखना चाहिए कि अगर किसी ने एक बार आलोचना करी दी, काबा वाबा बोल दिया कि यूपी में काबा, तो अब उस इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए यह लगता है कि नहीं, मैं तो उसको सबक सिखाऊंगा। नहीं, सबक नहीं सिखाते हैं। योगी जी जो काम कर रहे हैं ना अभी, उनको ये ऐसे लोगों को पुलिस ने, किसी ने FIR कर दिया होगा तो पुलिस ने एक्शन ले लिया। योगी जी जिस लेवल पे जा रहे हैं ना, ये लोग जैसे पहले मोदी जी को गाली देते थे, तो फिर वो 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गए बड़ा तगड़ा तरीके से, फिर 2 बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 बार और बनेंगे। आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूँ, 24 और 29 उनका पक्का है। तो वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे क्या? हाँ, नहीं, क्या जरूरत है भाई, फिट है।
भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है उनके ऊपर। सुनिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। योगी जी फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए, हाथ जोड़ के विनती है, सुप्रिया सुनिए ना, आप अपने टाइम में बोलिएगा, आपको समय वेस्ट कर रहे हैं टाइम। दिस इज वेरी सॉरी। सुप्रिया सुनिए, आप क्या है उनका जी प्लीज, मैंने आप इनसे सवाल पूछा है, वेट मत करें, जवाब देना। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं 10 सेकंड में। जहाँ तक योगी जी की बात है, मैं उनसे उनको इग्नोर करना पड़ेगा मुझे। योगी जी की बात है तो ये ऐसा काम कर रहे हैं ना, उनके सारी जो चीजों को आप देखेंगे जिस तरीके, तो अभी क्या है ना, एफआईआर हुई होगी और मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है, अभी हमारे शिवम भाई ने जो कहा, मैं पढ़ के उस पर अगर कभी और होगा तो योगी जी को इस सब देखने की नहीं, ये बेनिफिट ऑफ डाउट में पहली बात सुन लीजिए, योगी जी को इस सबसे कोई सबसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आया है, यूपी के बारे में हम लोग सोचते नहीं थे। अभी जो जीएसटी पर कैपिटा है वो यूपी और बिहार में 4 गुने का फर्क है, 6 गुने का, 11,000 66,000। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप जबकि वहां भी हमारी सरकार थी, मेरा क्या कहना है, उस विषय को छोड़ देते हैं। आज जो आपका विषय है ना, कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन का लेवल वहां तक चला गया है, नीरज जी, वहां तक चला गया है कि हर डिबेट में इनके नेता तैयार होकर के आते हैं। देखिए, गाली देने में कोई कम नहीं है न, तो वोकल इनका कोई भी प्रवक्ता मेरे सामने वोकली बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारी पार्टी हमारे प्रोग्राम्स में बताती है कि आपको जनता से बात करनी है। जैसे देखिए, अभी भी वो बोल रही है, मैं वो सुन भी नहीं रहा हूं, मैं आपके थ्रू जनता से बात कर रहा हूं। कांग्रेस का जो लास्ट लाइन, कांग्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन है, ब्रेक भी लेना भाई, कांग्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन है, इससे कांग्रेस, मेरा क्या कहना है ना, आप विषय पर आइए। अभी उन्होंने एक सवाल कहा, महाराष्ट्र में मुझे जनता से बात करनी, पांडे जी रुकिए, मुझे जनता से बात करनी भाई। हम हमारे पक्ष में 3 लाख लोग बैठे, हम 3 पत्रकार, आप 2 लोग नेता लोग मिलकर पूरा हाईजैक कर लिए डिबेट को, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सरकार है, वो बीजेपी की हो किसी की हो, पहले बात उसको थोड़ा टॉलरेंस रखना चाहिए। आप सरकार है तो आप तो टॉलरेंस है ना। योगी जी को सुबह शाम गाली देते हैं, बोलने दीजिए ना सर, योगी जी को गाली देते हैं पुराना नाम लेकर के, पुराना नाम लेके गाली देते हैं आप लोग डेली, आप दिलवाते हैं सरकार को थोड़ा टॉलरेंस। अरे ओनिका जी रुक जाइए भाई, ब्रेक लेना मुझे, मैं इनको रोक रहा हूं तो आप शुरू हो जाती है, आप रोक लो तो आप ब्रेक भी लेना मुझे। सरकारों को, पार्टियों को भाषा का संयम और थोड़ा ये जो कार्रवाई बात बात पर ना एफआईआर का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, इसको रोकना चाहिए। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में आप किसी के बिलो द बेल्ट वार न करिए, किसी के माँ बाप के बारे में अपशब्द मत बोलिए, लेकिन ऐसा न भी हो कि किसी ने अगर समालोचना कर दी, आलोचना कर दी तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये भी एक प्रवृत्ति गलत है, ये कुछ दिनों में बहुत बड़ी है, जिसको रोका जाना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।